नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी अब। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर है 10। आप यहां पे देख सकते हो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है 10। तो प्रैक्टिस सेट 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट 2 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पूरा सोल्व करेंगे, पूरे 40 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं किसको, प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का क्या किया, आयोजन किया। अभी तक टोटल 4 बौद्ध संगतियां आयोजित हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी 4 बौद्ध संगतियां आयोजित हैं। उस समय स्थान क्या था, समय क्या था, अध्यक्ष कौन था और शासन कौन कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों बौद्ध संगतियाँ, आप इनको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ये जो यहाँ पे नॉर्टन दे रखा है, ये क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पे नॉर्टन ना दिया हो और कोई दूसरा एंटीवायरस दे दे तो वह आप क्या करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ मैंने एंटीवायरस यहाँ पे लिख दिए हैं। नॉर्टन, मैकेफी, अवास्ट, कैस्पियर्सकी, बिटडेफेंडर और अवीरा, ये सभी क्या हैं, ये सभी एंटीवायरस हैं। आपने यहाँ पे देख लिया है, ये सभी क्या हैं, एंटीवायरस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दिवसीय विश्व सतत विकास सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एक फैक्ट और जान लीजिए कि 2019 का ये पूछा नहीं जाएगा इस टाइम पे। इस टाइम पे जो लेटेस्ट में जो भी सतत विकास शिखर सम्मेलन हुआ है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नया 2025 में 5 से 7 मार्च तक आयोजित हुआ, कहाँ, नई दिल्ली में। जो 2025 वाला सतत विकास शिखर सम्मेलन है वो भी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है घारापुरी द्वीप पर एलिफेंटा गुफा स्थित है। तो एलिफेंटा गुफा से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, एलिफेंटा से गुफा से बन सकता है कि एलिफेंटा गुफाओं को कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है कि 1987 में एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 में 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वो किस शहर में हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो किस शहर में आयोजित किया गया। देखिए इसका राइट आंसर है ब्रासीलिया में। 2019 में जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ उसका आयोजन किया गया ब्रासीलिया में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ, इस डेटा को मत याद करना। नेक्स्ट है देखिए 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ, रूस के कजान शहर में। ध्यान रखिएगा कजान नाम आ सकता है कि निम्न में से किस शहर में 2024 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, कजान में। ये कौन सा नंबर का था, 16वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। दूसरा भविष्य वाला पूछा सकता है कि 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ होगा, वो होगा ब्राजील में। ब्राजील के कौन से शहर, रियो डी जेनरियो शहर में आयोजित किया जाएगा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है। तो आपको पता होना चाहिए इन चारों मरुस्थलों के बारे में कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पेंटागोनियन। जो ये मरुस्थल है वो ठंडा मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पे देखो फैक्ट में आपको दिखाता हूँ कि दक्षिण अर्जेंटीना और चिली में स्थित है यह रेगिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेंटागोनियन जो मरुस्थल है वो दक्षिण अर्जेंटीना और चिली में स्थित है, रेगिस्तान है। और पूछ ले कि भारत का जो ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल है उसका क्या नाम है, उसका नाम है लद्दाख। लद्दाख क्या है, भारत का शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली, यानी कि जो पहली रेल चली वो बॉम्बे से ठाणे के बीच चली। कौन सी वाली, जो पैसेंजर ट्रेन होती है यात्री वाली, तो वो किस वर्ष चलाई गई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर होगा
1853 में जो पहली रेल चलाई गई, कौन सी, यात्रियों वाली, बॉम्बे से ठाणे के बीच। इस फैक्ट को आपको ध्यान रखेगा। पिछले सेट में भी आया है कि पहली ट्रेन किस किस के मध्य चलाई गई, यात्री ट्रेन, जिसमें लगभग 400 पैसेंजर थे। तो इससे एक फैक्ट और ध्यान रखना है रेलवे से रिलेटेड आपको, कि जो यहाँ पे जो पहला, ध्यान रखिएगा इस बात को, कि जो विशाखापट्टनम है वो 18वां रेलवे जोन बना है, कहाँ का, रेलवे का, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। किसने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर है वी.के. कृष्ण मेनन ने 1962 के दौरान क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था भारत चीन युद्ध के दौरान। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने भारत के संविधान की प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया। किन्होंने? वी.के. मेनन ने, जो यहाँ पे दे रखा है वी.के. कृष्ण मेनन ने भारत के जो संविधान बना उसकी प्रस्तावना का मसौदा तैयार किया। किसने? वी.के. मेनन ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कि कौन है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? देखिए इसका राइट आंसर है लार भोजन के पाचन में सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है, और लार की पीएच कितनी होती है ये भी ध्यान रखिएगा। जो लार की पीएच है वो 6.8 है। लार की औसत पीएच क्या है? 6.8। यही पूछा जाता है। यदि बीच में दे दे कि किससे किसके मध्य है, 6.2 से 7.6 के मध्य होती है क्या, लार की पीएच। लार एक हल्की अम्लीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया, यानी कि क्यों पेश किया गया, किसके लिए पेश किया गया? देखिए इसका राइट आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 को पेश किया गया। अब इसमें क्या प्रांतीय स्वायत्तता की गई? देखिए इसे क्या बोला जाता है, फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। किसमें? इस प्रांतीय स्वायत्तता में 2 स्तर किए गए, एक केंद्रीय कार्यकारी और संसद, इन दोनों को एक कर दिया गया, केंद्रीय कार्यकारी और संसद को एक कर दिया गया। साथ में दूसरा स्तर क्या किया गया, यहाँ पे प्रांतों और रियासतों को एक कर दिया गया। ये कौन सा निचला सदन था, कौन सा, नीचे का, ध्यान रखेगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन यानी चंद्रयान 2 के लिए कौन सा यान प्रयोग किया, यानी कौन सा रॉकेट का प्रयोग किया? सीधा सीधा बात यही है। इसका राइट आंसर है GSLV MK3 का प्रयोग किया। किसके लिए? चंद्रयान 2 के लिए। अब देखिए GSLV MK3 की फुल फॉर्म पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है GSLV MK3 क्या है। तो इसका राइट आंसर है कि जो यहाँ पे देख सकते हो आप, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये क्या है? GSLV MK3 की फुल फॉर्म। दोबारा सुन लीजिए, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्य बैंकों को का ऋण वितरण सबसे अधिक हिस्सा है, यानी कि जो वाणिज्य बैंक हैं सबसे ज़्यादा ऋण वितरण किसको देते हैं? इसका राइट आंसर कृषि को वाणिज्य बैंक सबसे ज़्यादा क्या देते हैं? ऋण वितरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने, अब देखिए सबसे ज़्यादा किससे, सैटेलाइट और इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस एंड टेक में, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको साइंस एंड टेक को थोड़ा अच्छे से मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उपग्रह का क्या नाम है जो मछुआरों को खराब मौसम की जानकारी देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है IRNSS-1 नाम का जो ये सैटेलाइट है वो क्या करता है, मछुआरों को क्या देता है, खराब मौसम की जानकारी प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 2020 में जो जारी किया गया आंकड़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको समराइज करके बता देता हूँ कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक थी, ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो रेलवे में जो एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं बट आपको समराइज करके इसका आंसर निकालना है। यदि आप इनको ऐसे पढ़ते रहोगे या समराइज नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे। तो यहाँ सीधा पूछा गया है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी, तो इसका राइट आंसर है 2019 में तो गोवा था, इसको याद नहीं रखना है। जो लेटेस्ट में आंकड़ा है उसको आपको याद रखना है।
देखिए जो 2024 का आंकड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2024 में सबसे धनी राज्यों की सूची में कौन था? सिक्किम। सिक्किम की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो सबसे ज़्यादा थी पूरे वर्ष की। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे है गोवा और तीसरे नंबर पे है दिल्ली 2024 के आंकड़ों के अनुसार। करंट में यही पूछा जाएगा, अभी 2025 के आंकड़े आए नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मई 2019 में 5वां भारत न्यूक्लियर न्यू बिल्ड्स कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। देखो इसका राइट आंसर है मुंबई में क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया था। कब? 2019 में। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। अब जो न्यूक्लियर से संबंधित करंट का क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे आप देखिए कि परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रुसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 2024 में। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स 2024 में किया गया, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ADSL का पूरा नाम क्या है? बताइए। ये कंप्यूटर सेगमेंट में क्वेश्चन है कि ADSL का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यानी कि जो पुराने टेलीफोन होते थे या अभी जो टेलीफोन आ रहे हैं बहुत कम है इस प्रकार का टेलीफोन जिसमें एक लाइन बिछा दी जाती थी, उस लाइन को क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसी लाइन द्वारा फ़ोन का कनेक्शन होता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधों में पानी को उनकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? यानी जो पानी का परिवहन कौन सा उत्तक करता है, सीधा बात यह है। इसका राइट आंसर है जाइलम है, जो पौधों में पानी का क्या करता है? परिवहन करता है। जाइलम पानी के साथ साथ किसका परिवहन करता है? जाइलम पोषक तत्वों का भी क्या करता है? मिट्टी से परिवहन करता है। जब भी आप पौधों में पानी डालते हो तो जाइलम नाम का उत्तक है जो पूरे पेड़ में क्या करता है? पानी का परिवहन करता है, साथ में मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्वों को भी पूरे पेड़ में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान में कितने डिग्री की वृद्धि की जाए कि जो अभिक्रिया की दर है उसका स्थिरांक दुगना हो जाए? बताइए कितना डिग्री तापमान बढ़ाया जाए कि क्या हो जाए? अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाए, उसका स्थिरांक दर दुगना हो जाए। तो इसका राइट आंसर है कि 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया की दर का स्थिरांक दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे एक ये देखिए प्रतिक्रिया दर स्थिरांक तापमान पर निर्भर करता है। यदि ताप बढ़ाएंगे तो स्थिरांक का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक, सीधा याद रखो एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। जो ADB का मुख्यालय है वो फिलीपींस मनीला में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। जो देखिए यहाँ पे दे देखिए 1966 में ADB की क्या की गई? स्थापना की गई। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये पूछा जा सकता है। वर्तमान लेटेस्ट के 2025 अप्रैल चल रहा है उसमें इसके अध्यक्ष कौन है? मासाता कांडो। यहाँ पे आप देख सकते हो मासातो कांडा, ये इसके क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं ADB के, एशियाई विकास बैंक के। करंट का सेगमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सगाई महोत्सव पूर्व भारत में किस राज्य द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक उत्सव है? यानी कि सगाई महोत्सव है वो किस राज्य का उत्सव है? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर का जो उत्सव है सगाई महोत्सव है। सगाई महोत्सव किसका है? मणिपुर का। देखिए मणिपुर के और कौन कौन से उत्सव है यहाँ पे आप देख सकते हो याशांग पोराग चवांगकुट्टी, ये क्या है? मणिपुर के उत्सव है, ध्यान रखिएगा। सगाई उत्सव के साथ साथ योसांग पोराग चवांगकुट्टी क्या है? मणिपुर के उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? बताइए इसका राइट आंसर।
इसका राइट आंसर है जॉन फर्नांडिस ने क्या किया, रेलवे के कर्मचारियों द्वारा की गई 1974 में हड़ताल की गई थी, उसका नेतृत्व किसने किया, जॉन फर्नांडिस ने। तो एक फैक्ट और ध्यान रख लीजिए, पिछले मैंने बता दिया है कि जो दक्षिण तट का रेलवे जोन है, 18वां रेलवे जोन, सबसे लेटेस्ट रेलवे जोन है, उसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी ढक्कन के पठार में पाई जाती है, यानी आच्छादित है या फिर उसे कवर किया हुआ है। देखिए, जो रेलवे के एग्जाम पूछा जाता है उनमें लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, टिपिकल मतलब थोड़ी घुमा के होती है, तो बिल्कुल शुद्ध शब्द दिए जाते हैं। आच्छादित मतलब ढकी हुई, तो ऐसे ही पूछ रहता सीधा सीधा कि जो ढक्कन का पठार है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लैंग्वेज है बहुत टिपिकल है। तो इसका राइट आंसर होगा जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, ढक्कन के पठार में। ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टी है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारत में टोटल 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पर्वतीय, जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और लवणीय मिट्टी। ये सभी 8 प्रकार की मिट्टी कहाँ पे पाई जाती हैं, पूरे भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार, यानी कि कितने कम से कम कितने साल होने चाहिए किसके लिए, किसी भी व्यक्ति को प्राचीन कहलाने के लिए। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अन्वेष अधिनियम 1958। एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम कब का था, इसका ध्यान रखेगा, ये 1958 में बनाया गया। के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व में है कि उसे प्राचीन कहे, यानी कि किसी वस्तु को प्राचीन कब कहेंगे, तो इसका राइट आंसर है कम से कम वो 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे, प्राचीन। ये किसके अनुसार है, ये प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के अनुसार है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय स्मारक महत्व में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। देखिए आप इन क्वेश्चनों को पढ़कर रेलवे की लैंग्वेज को समझ सकते हो, तो आपको क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ना है। आप खुद भी कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप क्वेश्चनों को पढ़ो, तो अब आपको समझ में आए। तब ना समझ में आए तो वीडियो को वापस चला के देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। कि सीधी बात यह है कि ASI ने भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्मारक कहाँ है ये पूछा है, तो इसका राइट आंसर है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। कितने राष्ट्रीय स्मारक हैं, 506 राष्ट्रीय स्मारक हैं। कहाँ पे, कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों का घर है, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए जो कोरोमंडल तट है वो कहाँ से कहाँ तक है, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक क्या है, कोरोमंडल तट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भारत में तट हैं उन पे कौन कौन से तट हैं और वो कहाँ से कहाँ तक स्थित है। अभी कोरोमंडल तट पूछा है, बाद में ये पूछ सकता है कि काठियावाड़ी तट कहाँ से कहाँ तक है या किन 2 राज्यों का घर है। काठियावाड़ी तट गुजरात से और मुंबई तक स्थित है, काठियावाड़ी तट। दूसरा है कोंकण तट, कोंकण तट मुंबई से गोवा तक स्थित है। जबकि जो मालाबार तट है वो गोवा से कन्याकुमारी तक स्थित है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है, यानी कि 21 जून को क्या मनाया जाता है। भाई क्वेश्चन को लंबा किया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सीधा पूछ सकता था 21 जून को क्या मनाया जाता है या कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 21 जून को और क्या है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है भारत के सेगमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा गया है, सीधा क्वेश्चन ये है, सीमांत गांधी किसका उपनाम है। इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला गया, सीमांत गांधी, या इन्हें क्या बोला गया, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी क्या किया गया, इन्हें
जाना गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिका एक कोशिकीय स्वयं को दो भागों में विभाजित कर लेती है, यानी कि कोशिका खुद को दो भागों में विभाजित कर लेती है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है द्विआधारी खंडन। यानी कि जो द्विआधारी खंडन होते हैं, जैसे ये कोई कोशिका है, अमीबा की कोशिका मान लीजिए, क्या करती है अमीबा, खुद को दो भागों में विभाजित कर लेती है। ये कोशिका जीवों में होता है, यहाँ पे देखिए ये इसमें दो भागों में विभाजित होगी, तब भी यहाँ पे केंद्रक बनेगा और यहाँ पे भी एक केंद्रक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन में कितने अणु होते हैं, किसके, ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं ओजोन में? देखिए ओजोन का सूत्र है O3, यानी O3 ओजोन का सूत्र है। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं यहाँ पे? 3 अणु हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु मौजूद होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा? देखिए जो गवर्नर जनरल डलहौजी है उसने डॉक्टर ऑफ लैप्स या हड़प की नीति अपनाई, यानी कि हर राज्य को हड़पना चाहा, जो भी ब्रिटिश प्रांत में नहीं मिल रहे थे उन सभी को ब्रिटिश प्रांत में मिलाना चाहा। तो किस राज्य को जो डलहौजी ने एक चेरी कहा, बताइए। जो अवध है उसको जो गवर्नर जनरल डलहौजी है उसने क्या कहा? एक चेरी कहा, क्योंकि गवर्नर जनरल ने अवध में कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया। अब यहाँ पे आप फैक्ट्स देख सकते हो कि एक चेरी कहा और एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा। पूरा स्टेटमेंट यह है कि अवध एक चेरी है और किसी न किसी दिन हमारे मुंह में अपने आप ही गिर जाएगा। 1856 में क्या किया इन्होंने? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया हड़प की नीति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो बताइए इसका कारण क्या है? इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, यानी परिवहन कर सकता है आसानी से। उसके जो नीचे गद्देदार पैर होते हैं उन्हीं की वजह से ऊंट आसानी से रेगिस्तान में परिवहन कर सकता है, वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकता है। ऊंट में पानी की क्षमता यानी धारण क्षमता अधिक होती है, वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, एक बार स्टोर करने के बाद पानी। ऊंट की जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? यानी कि जो पोंगल बर्ड है वो किस राज्य का है? बताइए इसका राइट आंसर। जो पोंगल बर्ड है वो तमिलनाडु राज्य की एक पहल है, यानी तमिलनाडु राज्य का एक पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? देखिए यूएनओ, यूएन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर सेट में 1 से 2 प्रश्न यूएन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना है। यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, आप नीचे कमेंट में कर सकते हो कि यूएन के हमें नोट्स प्रोवाइड कराएं, तो हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, या फिर कोई बुक का आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है संयुक्त निरीक्षण इकाई। वो क्या है? जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है उसका क्या करता है? बाहरी निरीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी यानी कि पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? यानी कौन सी पहाड़ी है जिसके पश्चिम में क्या स्थित है? रेगिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा भारत है, यहाँ पे क्या है? रेगिस्तान है, यहाँ पे पश्चिम में रेगिस्तान स्थित है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तो हिमालय वाली पहाड़ियाँ हैं, जबकि यहाँ पे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके पश्चिम में क्या स्थित है? रेगिस्तान स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। अरावली के पश्चिम में क्या स्थित है? रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट तक पहुँचने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? देखिए टीवी की कोई आवश्यकता नहीं है, ईमेल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हैकर कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंटरनेट तक पहुँचो तो आप सभी हैकर हो। आईपी एड्रेस की ज़रूर आवश्यकता होती है, यदि जो भी आप इंटरनेट चला रहे हो उसके अंदर एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6। ध्यान रखिएगा इस बात को, 2 प्रकार के यहाँ पे यूनिक आईपी एड्रेस है, IPv4 और IPv6 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये देखो ये पूछा नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आपको कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप, ये पूछा जा सकता है।
अब ये पूछ रहा है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है जो माजुली नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा जो माजुली नदी द्वीप है वो असम राज्य में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र पर असम में स्थित है। 2016 में माजुली नदी द्वीप को क्या बना दिया गया, एक जिला बना दिया गया। जो सबसे पहला जिला है किसी द्वीप को क्या बना दिया गया, भारत में एक जिला बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया कि विजया बैंक और देना बैंक का विलय के बाद बीओबी तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। दूसरा नंबर पर है पीएनबी और तीसरा नंबर पर आपको अभी बताया कि बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरा नंबर का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया, यानी जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया। इसका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताइए। जो 122वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या किया गया, जीएसटी को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए एक क्वेश्चन और बनता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, या फिर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। जो इनकम टैक्स है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट और आई मतलब इंटरनल, यानी कि जो राज्यों के भीतर वो क्या होता है, ट्रेड होता है, उसको वो क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय जीएसटी। ध्यान रखिएगा इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। किसने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, इनमें से किसने। देखिए इसका राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लंदन के जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भाग नहीं लिया, जबकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अभी पिछले ही सेट में आया था कि किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ने कांग्रेस की तरफ से क्या की, अध्यक्षता की या अगुवाई की। उसमें नाम क्या था, महात्मा गांधी का था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ कब से कब तक हुआ, 1930 से 1931, यानी नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। अब हमने यहाँ पे पूरे 40 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ में कर लिए हैं। तो भाई ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बना रखा है, इस कंटेंट को बनाने में टाइपराइटर की बहुत भूमिका होती है। अभी हमारे पास कोई भी टाइपराइटर नहीं है। यदि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा प्रमोट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एक टाइपराइटर को अफोर्ड कर सकते हैं। यदि आपको हमारी ये जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो ज़रूरी से शेयर करिएगा, तब क्या कर सकते हैं, ऐसा इस प्रकार का वीडियो हम आगे बना सकते हैं। नहीं तो आपको हम क्या करेंगे कि ये प्रोवाइड करेंगे कि सीधा एक प्रकार का क्वेश्चन देंगे और साथ में आंसर देंगे, एक्सप्लेनेशन मुंह से बताएंगे, जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ आपके सामने है इस प्रकार का नहीं दे पाएंगे। इस कंटेंट को बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका टाइपराइटर की है, जो यहाँ पे टाइप करता है इस कंटेंट को। कंटेंट मैं अपने हाथ से किस में बना सकता हूँ, जो पेन कॉपी लेकर कॉपी पर कर सकता हूँ, लेकिन जो आपको ये कंटेंट दिख रहा हो टाइप किया हुआ, वो कंटेंट टाइपराइटर बना के देता है, तो वह हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो इतना टाइम के थोड़ा अभाव है, इसलिए इस प्रकार का कंटेंट हर बार आपको नहीं दे पाएंगे। यदि आप इस प्रकार का कंटेंट चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हम इस कैपेबल हो जाएं कि ये जो फ्री कंटेंट आपको दे रहे हैं इसके लिए एक टाइपराइटर अफोर्ड कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।